A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that you know very well that from the previous few classes we are revising all the concepts of the term 2 syllabus. So you know very well, so there are 22 chapters are there. So 11 chapters already came in your term 1 examination. So 11th chapter now you are going to face in the examination. So let us we have already completed the chapter 1, that is introduction part, circular flow of income, chapter 2. Third chapter is national income, the related aggregates. Now the fourth chapter that we are continuously studying the chapter is measurement of the national income. Measurement of national income. So simply as we can say that so in this we have already discussed about the concept that is how we calculate the value of the national income with the help of the value added method, next income method, as well as the expenditure method. So with the help of the value added we calculate the value of the directly GVA and MP. So GVA and MP is also known as the GDP at MP, Gross Domestic Product at Market Price. So डायरेक्टली हम लोग वैल्यू एडेड से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, GVA MP निकालते हैं, GVA MP विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली, देन GVA MP निकालेंगे. GVA MP को हम लोग को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होता है तो वैल्यू एडेड में हम लोग NVA एट FC को ही नेशनल इनकम कहते हैं. ठीक है, बाकी फिर आता है आपका नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड. इनकम मेथड में डायरेक्टली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है आपका NDP एट FC, और NDP एट FC को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. और अगर हमें इसी को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFIA को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाता है, हमारी वैल्यू नेशनल. फिर आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. सो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं GDP एट MP, जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट. सो विद द हेल्प ऑफ GDP MP हम लोग निकाल लेते हैं. देन अगर हम लोग को NNP एट FC है तो वही डेप्रीसिएशन, NIT, और विद द हेल्प ऑफ NFIA वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड द कांस्टेंट प्राइस, कि नेशनल इनकम को जब करेंट प्राइस पे देखेंगे तो वो क्या होगा, और नेशनल इनकम को एट कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो वो कैसे होगा. तो कह रहा है सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस. करेंट प्राइस मतलब कि इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट द करेंट प्राइस. करेंट प्राइस मतलब दैट प्राइस विच इज करेंटली प्रिवेलिंग इन द मार्केट और द इकोनॉमी. मतलब अगर हम लोग कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लिया कि पेट्रोल की प्राइस क्या है 95 पर लीटर, इससे हम लोग जो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे टोटल जो भी करंट में कोई भी डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं उनकी करंट में जो भी प्राइस है उन प्राइस को लेके अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट दी करंट प्राइस. कि इस करंट प्राइस में इसकी वैल्यू, नेशनल इनकम हमारा इस कंट्री में इंडिया में इतना आ रहा है, या किसी भी कंट्री में हम लोग कह रहे हैं कि अभी करंट की प्राइस लेने पे नेशनल इनकम हमारी कंट्री की इतनी आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस. इसमें दे रहा है इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी ईयर में, आर वैल्यूड एट द करंट प्राइस, जिसको हम लोग करंट प्राइस में क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, दैट इज प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वी गेट नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस. कि जिस ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर का ले रहे हैं तो वो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस. एंड करेंट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द ईयर इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर दी प्रोड्यूस. तो करेंट प्राइस वही होता है उस मार्केट में और उस इकॉनमी में वो प्रिवेल करता है जिस ईयर में हम लोग
उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 और आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द सेम ईयर 2018-19. जैसे अभी हम लोग करते हैं कि 2021-22 में जो भी सारी कमोडिटीज़ हैं उन कमोडिटीज़ की कितनी प्राइस है, उस प्राइस पे अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस होगा. ठीक है. So it will call the national income at current price for the year 2018-19 and national income at current price is also known as nominal national income. So ये याद रखिएगा कि करंट प्राइस को और क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल इनकम. ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम और दी इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम. राइट. नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस. सो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस मीन्स इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर. आपको याद होगा जब हम लोग क्लास 11th में इंडेक्स नंबर पढ़े थे, सो इंडेक्स नंबर में डिफरेंट क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने और बेस ईयर लेते थे. और बेस ईयर वो ईयर होता था दैट प्राइस दैट ईयर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल दी फ्लक्चुएशन, वो जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ. मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन होने का मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन की, कोई भी ड्रॉट नहीं हुआ, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं हुआ है या कोई वॉर नहीं हुआ है, जिसमें सब कुछ प्राइस एकदम स्टेबल चल रही है. तो जैसे 11-12 को क्या लिया जाता है, बेस ईयर. तो अब अगर इस ईयर में 21-22 में हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय टेकिंग दी एज अ 11-12 एज अ बेस ईयर. 11-12 को ही हम लोग एक बेस ईयर लेके नेशनल इनकम आज की डेट में कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसको लेके चल रहे हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं उसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस. क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वी आर टेकिंग एज अ बेस ईयर इज द फाइनल हम लोग एक बेस ईयर को लेके चल रहे हैं. सो वी गेट द नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस. सो अ बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर. देखिए इसमें कह रहा है विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, वहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो, विदाउट इन्फ्लेशन और दी डिफ्लेशन, ना ही वहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ हो मतलब प्राइस लेवल बढ़ा हो और ना ही प्राइस लेवल कम हुआ. सो इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 17-18 एंड आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अभी जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं 2021 एंड 22 में, उनकी प्राइस को उनको लेके हम लोग किसके साथ कंपेयर करें, बेस ईयर मतलब 11-12 के साथ. गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं दिस ईयर कि अगर पेट्रोल की प्राइस हम लोग 96 का देख रहे हैं और हम लोग उसका कंपैरिजन डायरेक्टली उसको ना लेके कह रहे हैं कि 11-12 में उसकी प्राइस कितनी थी और सब फिर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी नेशनल इनकम एंड दी कांस्टेंट प्राइस. ठीक है. सो इस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग कहते हैं रियल नेशनल इनकम. क्या कहते हैं, रियल नेशनल इनकम. ठीक है, फिर से समझ लीजिए. नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस को नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं. नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस को हम लोग रियल नेशनल इनकम कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक जो ये डिफरेंस दिया है सो आप लोग उसको देख लीजिएगा, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है. यही कह रहा है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को नॉमिनल कहते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट को रियल कहते हैं. सो इसको हम लोग क्या करेंट ईयर में कैलकुलेट करते हैं, उसको बेस ईयर में कैलकुलेट करते हैं. नॉमिनल नेशनल इनकम कैन इंक्रीज विदाउट द इंक्रीज इन द फिजिकल आउटपुट. फिजिकल आउटपुट मतलब कोई भी आउटपुट इंक्रीज किए बिना भी इसकी प्राइस क्या है, नेशनल इनकम बढ़ सकती है. और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलता है कि इट कैन राइज ओनली इफ देयर इज राइज इन फिजिकल आउटपुट. अगर इस ईयर आउटपुट बढ़ा होगा तभी उसकी नेशनल इनकम हमारी कंट्री का राइज होगा, है ना. फिर कह रहा है कि नॉमिनल नेशनल इनकम डज नॉट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं करता कि प्राइस में चेंज हुआ है उसका इफेक्ट क्या हुआ. प्राइस में चेंज हुआ है ना कुछ, अभी हम लोग लेके चल रहे हैं या पिछले साल से लेके चल रहे हैं, तो उसमें प्राइस के चेंज होने पे क्या इफेक्ट आया है ये इसको एलिमिनेट नहीं करता है, इसको ध्यान में रखता है. बट नेशनल इनकम जो कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर पे लेके चलते हैं वो
इसको एलिमिनेट कर देता है कि इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि हम लोग हमेशा ही बेस ईयर को लेके कंपैरिजन कर रहे हैं। सो कह रहा है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, ये सही इंडिकेटर नहीं है ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्राइस, क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकता है, जैसे ही प्राइस बढ़ी कंट्री का नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा। बट नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस को कह रहा है कि इट इज़ ट्रू इंडिकेटर, ये सही इंडिकेटर है बिकॉज इट कैन राइज ओनली इफ देयर इज राइज इन द फिजिकल आउटपुट, ये तभी राइज होगा जब फिजिकल आउटपुट में फिजिकल आउटपुट बढ़ेगा। जैसे फिजिकल आउटपुट अगर हम लोग इस ईयर का निकाल रहे हैं, आप सोचिए अगर हम लोग इस ईयर का निकाल रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि फिजिकल आउटपुट उस ईयर में कितना था जो हम लोग बेस ईयर लेके चल रहे हैं और इस ईयर में कितना है। जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तभी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जान पाएंगे। जब हम लोग सब कुछ अभी का ही लेके चल रहे हैं तो हम जैसे अपनी सिचुएशन बता नहीं सकते हैं कि हम किस सिचुएशन पे हैं, अच्छे हैं या बेटर हैं या तो वर्सन होते चले जा रहे हैं। इसी के लिए क्या होता है कि जो आपका रियल है दैट इज कांस्टेंट प्राइस को बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लास्ट है दिस कैन नॉट बी यूज टू कंप्यूट द रियल चेंजेस इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसको रियल चेंजेस में कि फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज हुआ है उसको कभी भी हम लोग नॉमिनल को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही करंट ईयर की बात करता है। बट जो नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे वो कह रहा है कि अ सस्टेन्ड राइज इन रियल नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये सस्टेन्ड राइज होने का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे आपका रिजल्ट है 10th और 12th का, उसको कंपैरिजन किया जा रहा है किस बेसिस पे कि आप आप 10th में 85% पाए थे और इस ईयर मतलब 12th में आप 95 पा रहे हो या थोड़ा ज़्यादा हो गया 92 पा रहे हो। तो आपका यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है कि हाँ आप पहले के कंपैरेटिवली अभी सही हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अगर हम लोग करंट का ही बताते हैं कि 92% है, सो वी कैन नॉट जज। अगर हम लोग दूसरे के साथ जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम खुद को जज नहीं कर सकते कि हम बेटर कंडीशन में हैं या नहीं है। इसीलिए वही सेम चीज़ आपके नेशनल इनकम के भी साथ होता है कि इसको हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं विद दी अनदर सीन और विद दी अनदर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो भी फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि विच वन इज द बेटर इंडिकेटर, इनमें से कौन सा बेटर इंडिकेटर है। अब इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि कौन सा बेटर इंडिकेटर होगा। रियल नेशनल इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर, है ना, क्योंकि नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे रिप्रेजेंट करता है रियल चेंज कि आउटपुट में कितना रियल चेंज हो रहा है, और नेशनल इनकम करेंट प्राइस से वो बताता है कि रियल ग्रोथ, कंट्री की रियल ग्रोथ कितनी है। ठीक है, अब वो बताता है कि कितना एग्जैक्टली रियल चेंज हो रहा है उस बेस ईयर से और करेंट ईयर में। रियल नेशनल इनकम एलिमिनेट कर देता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। इफेक्ट क्या होगा चेंज इन प्राइस का, बट नॉमिनल इनकम क्या है वो एलिमिनेट नहीं करता है। फिर क्या है, रियल नेशनल इनकम इनेबल अस टू मेक अ ईयर टू ईयर कंपैरिजन। रियल नेशनल इनकम हम लोग क्या है ईयर टू ईयर इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं जो आपका नॉमिनल नहीं करता है। रियल नेशनल इनकम इज हेल्पफुल इन मेकिंग द इंटरनेशनल कंपैरिजन, वही सेम चीज़ कि रियल नेशनल इनकम से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट कंट्री कि उनकी डिफरेंट कंट्रीज़ को लेके हम लोग अपना और उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनके बेस ईयर में या हमारे बेस ईयर में कितना था, फिर कितना सारा चीज़ें चेंजेस हुआ है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कन्वर्जन ऑफ द नेशनल इनकम एट द करेंट इनटू द कांस्टेंट प्राइस। सो अब है नेक्स्ट आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें इन द केस ऑफ रेवेन्यू चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया है और उसके फीचर्स क्या थे वही सेम चीज़ ये है, और उसका कर्व कैसे होगा ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। बट एक बार इस चैप्टर में पढ़ लेंगे क्योंकि मेन मार्केट फॉर्म्स हमें पढ़ना है, और जो भी अदर मार्केट है जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोली, यू डोंट नीड टू रीड आउट बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, perfect competition refers to that market situation in which there are large number of buyer and the sellers of the homogeneous product। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन होता है जहाँ पे सबसे पहला हमें क्या मिला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड
सेलर्स, ठीक है। लार्ज नंबर में यहाँ पे क्या होते हैं, बायर भी होते हैं, लार्ज नंबर में सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सो एंड सेलर्स ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट। सो यहाँ पे दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम लोग और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, होमोजीनियस, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल मीन्स सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि जो डिफरेंट फॉर्म है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को, अगर एक है इंडस्ट्री है तो उसमें जो अगर डिफरेंट फॉर्म्स है तो वो एक जैसा ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है द प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है। सो जो प्राइस यहाँ पे डिटरमिन होगा वो कौन करेगा डिटरमिन, दैट इज डन बाय द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री करेगी, ठीक है। सो विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन करेगी, सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसकी हेल्प से करेगी, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कोई भी कमोडिटी की कितनी डिमांड हो रही है और कोई भी कमोडिटी की कितनी सप्लाई हो रही है, उसकी हेल्प से प्राइस क्या होगा वो डिटरमिन होता है, ठीक है। सो हाँ, ऑल द फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस एंड देयर इज ओनली वन प्राइस विच प्रिवेल्स इन द मार्केट। सो ओनली वन प्राइस, ओनली वन प्राइस विच प्रिवेल्स, प्रिवेल्स मीन्स जो प्राइस क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, विच प्रिवेल्स इन द मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन किसको कहेंगे, यहाँ पे पूरी एक डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन refers to a market situation in which there are large number of buyers and sellers and they producing the homogeneous product, as well as the price of the product is determined by the industry and with the help of the demand and supply, and in the market only one price prevails, ठीक है। आपकी पूरी एक डेफिनेशन होगी जिसमें इसके सारे फीचर्स हो गए। सबसे पहला इसका फीचर क्या हो गया, सबसे पहला हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, दैट इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। प्राइस कौन डिटरमिन करता है, प्राइस डिटरमिन कौन करता है, प्राइस इज डिटरमिन बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिटरमिन करती है, किसके हेल्प से, डिमांड एंड सप्लाई, और पूरे मार्केट में प्राइस, एक प्राइस ही क्या होगी, वो प्रिवेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज फीचर्स और दी अजम्पशन, फीचर्स और अजम्पशन, फीचर्स और अजम्पशन ऑफ दी परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और अजम्पशंस क्या होंगे। तो हो गया फीचर्स, तो जो मैंने ये सब बताया है उसमें ऑलमोस्ट उसके सारे फीचर्स ही हैं, और अजम्पशन, ओके। सो फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, मार्केट में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होंगे, बट हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस, होंगे बहुत ज़्यादा, बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और सप्लायर भी बहुत ज़्यादा होंगे, बायर और सेलर दोनों ही ज़्यादा होंगे, बट उनका कोई भी इफेक्ट प्राइस पे नहीं होगा, ठीक है। इफेक्ट कोई भी प्राइस पे नहीं होगा, इट मीन्स दैट नो सिंगल बायर और सेलर कैन अफेक्ट द प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड और सप्लाई, ठीक है। मतलब कोई एक सिंगल बायर और कोई एक सिंगल सेलर उन कमोडिटी की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है, कि उसके हैंड में नहीं है वो सारी चीज़ों को चेंज करना,
बिकॉज दे ऑल आर कंट्रीब्यूटेड अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑन द इंटायर मार्केट। पूरे इंटायर मार्केट का अगर हम लेते हैं तो उन लोगों का प्रपोर्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो डैट इज़ वाई जो भी है सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन होगा वो क्या है, कोई भी एक सिंगल सेलर और सिंगल बायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया अजम्पशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। लार्ज नंबर के बायर और लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि नेक्स्ट वन है, हाँ, इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि विथड्रॉल बाय दी सम ऑफ द बायर एंड सेलर विल नॉट इफेक्ट दी एनी ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई बायर और सेलर क्या है, विथड्रॉ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि कोई भी इफेक्ट प्राइस पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि ऑल द फर्म सेल दी आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जो सारे ही फर्म है वो क्या करेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। दिस मीन्स दैट गुड प्रोड्यूस बाय ईच सेलर पोजेसेस आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्या है, सबकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम एंड आर इन यूनिफॉर्म इन एवरी वे, इन कलर, साइज, शेप एंड क्वालिटी, ठीक है। उनके जो भी एक फिजिकल अपीयरेंस हम जिसको कह सकते हैं वो भी क्या है, अगर हम लोग उनके कलर में, शेप में, साइज में सबकी बात करते हैं तो सब में वो क्या है, वो सेम ही होते हैं। सो नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड टू दैट ऑफ एनी अदर सेलर बिकॉज दी बोथ द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर आर दी स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब कि इसमें किसी भी प्रोड्यूसर और किसी भी प्रोडक्ट को आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस वन इज बेस्ट देन दी अदर। क्यों? क्योंकि सारे ही एक स्टैंडर्ड जो बना दिया गया, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ को एक डिसाइड करना एंड देन सब पे एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोड्यूसर सब स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब एक चीज़ डिटरमिन हुई, एक चीज़ डिसाइड्स हुई और सबको ही क्या है, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होगा। दे ऑल आर दी सेम इन ऑल दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। सो नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड। कोई भी सिंगल सेलर का प्रोडक्ट को प्रेफर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। थर्ड वन इज दैट इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। सो ऑल बायर एंड सेलर इन द मार्केट पॉजेसेस परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। जो भी बायर और सेलर्स हैं मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, उनके पास परफेक्ट नॉलेज है। सो बोथ ऑफ देम नो द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन फॉर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। और दोनों को पता है, बायर और सेलर दोनों को पता है कि मार्केट में एक यूनिफॉर्म ही प्राइस चल रही है फॉर दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब अगर एक जैसा प्रोडक्ट है तो उस एक जैसे प्रोडक्ट की प्राइस एकदम यूनिफॉर्म है, सेम है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट की प्राइस अलग है और कोई भी प्रोडक्ट की ज़्यादा है या कम है। तो सारे बायर्स, ऑल दी बायर्स एज वेल एज सेलर्स have the total knowledge or the complete knowledge or the perfect knowledge about the market and the whatever the price which is prevails in the market। और जो भी प्राइस मार्केट में प्रिवेल करी है वो सारे की इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल को होती है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, ठीक है। सो दस नो बायर विल ऑफर अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग वन, ठीक है। कोई भी बायर है वो जो भी प्राइस प्रिवेल करी वो उससे ज़्यादा कभी भी प्राइस को नहीं देगा। एंड नो सेलर विल सेल अ प्राइस लोअर देन द प्रिवेलिंग प्राइस। और कोई भी सेलर उस जो भी प्राइस एग्जिस्ट करी उस प्राइस से नीचे का नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी बायर को बहुत ज़्यादा सामान चाहिए तो किसी सेलर को बोल देगा कि तुम मेरे से ज़्यादा लेके उस प्रोडक्ट को दे दो। नहीं, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही प्रिवेल करेगी। एंड एवरीबडी हैज़ टू ऑब्लाइज फॉर द सेम, कि सबको वो सारी चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि सेलर को प्रॉफिट करना है तो वो कम प्राइस में कमोडिटी को सोल्ड कर दे, नहीं, वो क्या करेगा, जो मार्केट में प्राइस चल रही है दैट विल एग्जिस्ट ओनली, वही मार्केट में क्या होगी, एग्जिस्ट होती है,
ठीक है। सो ये हो गया आपका सिंगल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट प्रिवेल इन द मार्केट। मार्केट में वही सिंगल प्राइस ही क्या होगी, वो प्रिवेल करेगी। फोर्थ वन इज फ्री एंट्री एंड दी एग्जिट। फ्री एंट्री एंड exit. So free entry and the exit of the firm means there are no barriers or the obstacle. यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। फर्म में एंटर और फर्म में एग्जिट दी एनी इंडस्ट्री, वो आ भी सकती हैं। अगर उनको वहाँ पे नहीं रहना है सो दे में लीव, वो उसको लीव भी कर सकती हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक बार वो फर्म बन गई एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तो वो लीव नहीं कर सकती है। So it is up to any industry, any firm, so they may came or they may go. वो आ भी सकते हैं और वो जा सकते हैं। तो यही है यहाँ पे फ्री एंट्री एंड दी एग्जिट ऑफ दी फर्म्स। फर्म्स अगर आएंगी और फर्म्स जा भी सकती हैं। यहाँ पे देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ दी कंपल्शन इज गिवन टू दी एनी फर्म्स, दे मे एंटर और दे मे गो।